नमस्कार, मैं हूं शाइना एनसी और सफरनामा के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं राजस्थान के बंसवाड़ा से लोकसभा सांसद कनकमल कटारा जी। कटारा जी ने अपना प्रोफेशन की शुरुआत एक अध्यापक के रूप में की और ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा काम किया है किसानों के लिए। इन्होंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में और आज सांसद बनकर लोक कल्याण के कार्य में वो सक्रिय हैं। कटारा जी पिछले कई सालों से आदिवासी क्षेत्र में न सिर्फ नेतृत्व कर रहे हैं लेकिन उन्होंने वहाँ बहुत दौरे की। राजस्थान सरकार में मंत्री बने, राज्यसभा के सांसद बने, वर्तमान में लोकसभा के सांसद के रूप में अपने क्षेत्र के लिए वो लगातार काम करते आ रहे हैं। मिलते हैं सीनियर सांसद यानी कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन कनकमल कटारा जी जो बंसवाड़ा राजस्थान से नेतृत्व करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। आपका जो सफ़र रहा है यही एक कथा है जहां देखें कि आप एमएलए भी बने, आप मंत्री भी बने, आप राज्यसभा में भी रहें और फिलहाल लोकसभा में भी है। आप हमें बताएं कि प्रेरणा कहां से मिला और शुरुआत कहां से हुई? देखिए, मेरी शुरुआत प्रारंभ स्थिति में सेकेंडरी करने के बाद में मैंने एसटीसी की पढ़ाई हमारे गांव में ही की थी और उसके बाद में हायर सेकेंडरी फिर ग्रेजुएशन किया। इसके बाद में कंपटीशन एग्जाम दिया, बीएड की और उसके बाद में 1977 से मैं 1993 तक 17 साल तक विद्या भारती के अंतर्गत संघ की जो द्वारा चालित स्कूल है इसके अंदर मैं प्रधानाध्यापक और आचार्य रहा। इस बीच में जो परिस्थितियाँ रही उसके अनुसार मैंने वहाँ पर 1990 में चुनाव प्रथम बार राजनीतिक क्षेत्र के अंदर प्रवेश किया। उसके बाद में मैं क्योंकि एक तरफा हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा एक तरफा कांग्रेस का प्रभाव रहा था और उसके बाद में जब ये कोई परिस्थिति ऐसी नहीं थी, कुछ चुनाव लड़ने वाला भी नहीं था, बड़ा संघर्ष था। ऐसी परिस्थिति में मुझे राजनीतिक क्षेत्र के लिए वहाँ पर आगाह किया और मैं निरंतर 5 बार चुनाव लड़ा और बीच में राज्यसभा में भी हुआ 1994 में जी। कंटिन्यूस 1990, 93, 98, 99, 2000 इस प्रकार के चुनाव में मैं 1 बार हारा, 2 बार हारा, 3 बार हारा, 4 बार हारा, 5 बार हारा, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी और मुझे मंजिल कठिन था लेकिन आपका हौसला बुलंद था। क्योंकि मुझे संघ क्षेत्र के अंदर जो प्रेरणा मिली आदर्श महापुरुषों का, जिनके आदर्श जीवन का और एक सरल स्वभाव सामाजिक क्षेत्र में वास्तव में इस भारत के अंदर जो हर समाज और वर्ग के अंदर आगे किस प्रकार से काम किया जाता है, ये निश्चित रूप से वहाँ पर मैंने ज्ञान प्राप्त किया। और देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक राष्ट्र प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना, ये हम विद्यालय में भी वही करते थे और उसके अंदर ये हमने पाठ पढ़ा और वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे परिवार में भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है जी, लेकिन फिर भी मैं पहले था। 1 वर्ष में 6 महीने के लिए गवर्नमेंट में भी हुआ था, दूसरी बार भी मेरा सिलेक्शन हुआ लेकिन मैं गया नहीं और स्कूल में वापस चला गया। जैसे कहते हैं कि मंजिल कठिन हो लेकिन आपने हौसला बुलंद रखा। हारने के बाद भी आपकी जीत हमने सब देखा है, लेकिन जो आपका एक राजनीतिक सफर है वो भाग्य का खेल मानेंगे आप या फिर आपके मेहनत का परिश्रम? देखिए, ये क्षेत्र की आवश्यकता थी। उस क्षेत्र के अंदर सामाजिक क्षेत्र में आदिवासी बहुल्य में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए भी व्यक्ति की ज़रूरत थी और मुझे सामाजिक क्षेत्र से फिर इसमें राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए कहा गया। मैं उस समय चुनाव 34 वोट से मात्र हारा 1990 में। उसके बाद में मैं जिला का महामंत्री बना, संसदीय डूंगरपुर बांसवाड़ा का संसदीय क्षेत्र बना, संसदीय क्षेत्र का अपना संगठन मंत्री बना और उसके बाद में क्रम मेरा चलता रहा आगे।
सांसद के रूप में आपने आपके बांसवाड़ा के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, जो महिला हैं, जो युवा हैं, जो वृद्ध हैं, उनके लिए क्या क्या योजना का प्रकल्प और क्या क्या योजना आपने देखा कि केंद्रीय योजना है वो वहाँ तक पहुँचे? देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा हमारे दोनों जिले पड़ते हैं। 23 लाख लगभग हमारी जनसंख्या है जी, और 8 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं जी। बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इधर से हम मध्य प्रदेश की सीमा पर हैं, उधर गुजरात की सीमा पर हैं, इधर हम अपना प्रतापगढ़ उदयपुर की इस सीमा पर है स्थिति में, और बीच में हमारा क्षेत्र पड़ता है। प्रवास कैसे करते हैं? प्रवास में सुबह उठता हूँ 4 बजे जी, व्यायाम कर लेता हूँ जी, 15 मिनट की पूजा करता हूँ जी। उसके बाद मैं साक्षात देव मेरे ग्रामीण क्षेत्र से लोग आ जाते हैं, उनको 7:30-8 बजे से मिलना शुरू करता हूँ जी। और 10 बजे बाद में मैं क्षेत्र में प्रवास के लिए निकल जाता हूँ और रात फिर? की 11-12 बजे आता हूँ। तो आप तो बिल्कुल मोदी जी से ही प्रेरणा ले रहे हैं। उनका ही जो एक लक्ष्य है कि सुबह उठ के योगा करके, पूजा पाठ करके लोग के लिए जन सेवा प्रधान सेवक के रूप में कहें, तो शायद इन्हीं को आप रेप्लिकेट कर रहे हैं आपके राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा में। जी, वो वैसे मोदी जी मेरे प्रचार में आते थे जी, और आदरणीय प्रमोद महाजन भी आते थे जी, और इनका बड़ा प्रेम मिला और उस क्षेत्र में प्रेम और प्रेरणा दोनों मिली। और प्रेरणा से मैं ये पाया कि वाकई में यहाँ कुछ हो सकता है, और इनकी प्रेरणा से पूरे क्षेत्र के अंदर लक्ष्य ही था। और संघ क्षेत्र का जो सामाजिक क्षेत्र में इतना बड़ा अच्छा काम होता है जो इस बेल्ट के अंदर ज़रूरत है, मुझे यही आगाह किया गया था। और राष्ट्रीय स्वयं संघ के शीर्षस्थ नेतृत्व जो उनकी निगाह थी कि इस क्षेत्र में ये काम करेगा, तो मैं उसी आदेश की पालना करते हुए मैं राज्यसभा में जरूर था, लेकिन मेरा प्रवास क्षेत्र वहाँ दोनों जिलों में और हमारा उदयपुर का और उधर सब जगह मेरा प्रवास रहता था। और जो आशा थी, हमारी जो अपेक्षा थी मेरे से, वो पूरा 100% करने की मैंने कोशिश पूरी की है और उसके अंदर विविध क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया है इसके अंदर। कटारिया जी, आप हमें बताएं कि आदिवासी क्षेत्र में नेतृत्व करना कठिन होता है क्योंकि उनकी समस्या अलग है। आप एक अर्बन कंस्टिट्यूंसी लीजिए तो शहर में बिल्कुल समस्या अलग है, आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो समस्या अलग है, और यहाँ आदिवासियों को लेके आपने कौन से ऐसे काम किए हैं जो हमारे सफ़रनामा के दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? देखिए, आदिवासी क्षेत्र में कुछ काम नहीं था। इसमें राजस्थान कल्याण आश्रम के माध्यम से वनवासी कल्याण परिषद 1952 में रजिस्टर्ड थी, उस संस्था के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र में हमने प्रवास किया और कई संघ के प्रचारक थे, उनके साथ में मैंने काम भी किया। 1980 में रामबाबू गोडबोले हुआ करते थे, उसमें माननीय गुण सिंह जी कोठारी हुआ करते हैं, अभी भी हैं संगठन मंत्री वनवासी कल्याण परिषद और कल्याण आश्रम, उनके माध्यम से वनवासी कल्याण परिषद तो पूरे देश में काम करते पूरे देश में, जिसके कारण से उस क्षेत्र में आवश्यकता आदिवासी क्षेत्र में शैक्षिक दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े, और उसका कारण कि वहाँ पर कोई व्यक्ति वहाँ जाए और मिले, क्योंकि मैं तो आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी के नाते अच्छी तरह से संस्कृति भी जानता हूँ और उनकी पद्धति क्या होती है वो भी जानता हूँ। और राष्ट्रीय स्वयं संघ में सर्व समाज के साथ में भी मेरा तालमेल, क्योंकि हर समाज में मेरा पारिवारिक संबंध टाइप है। और आदिवासी क्षेत्रों में तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ कोई नहीं गया मैं वहाँ गया, जो संघ की अपेक्षा थी उसके अंदर खरे उतरने की पूरी कोशिश की। और आदिवासी क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके आधार पर आज भी आदिवासी समाज को आगे ऊपर उठाना, तो इनको एक तो व्यसन से मुक्त रखना और भक्ति भाव में लीन रखना, और इसलिए कम्युनिटी हॉल, छोटे छोटे सांस्कृतिक गतिविधि केंद्र हैं, इन सब को बना करके इनको सुपुर्द किया कि यह सब कोई, हर कोई व्यक्ति इसके अंदर आ करके भजन कीर्तन अपनी जब समाज की बात कर सकता है। ऐसे मैंने नाम भी दिया, वाल्मीकि भवन का नाम दिया, मैंने महाराणा प्रताप का नाम दिया, मैंने ऐसे कई अलग अलग नाम देकर गोविंद गुरु के नाम से, और इस तरह से उसके अंदर कम्युनिटी हॉल बना करके दिया, जिसके अंदर बहुत अच्छा लाभ रहे। और मेरे क्षेत्र में 30% लोग व्यसन से मुक्त होकर के इस काम में लगे हुए, जिसके घर में आज भी नौकरी भी है, नौकरी कभी करते हैं, अभी कुछ नहीं थे और वह को आज कोई कंपाउंडर है, कोई अध्यापक है, कोई नायब तहसीलदार है, कोई तहसीलदार है, कोई एसडीओ है। सही मायने में समाज सेवा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे बड़ी खुशी होती है इसमें, बहुत अच्छा काम आज चल रहा है इस फेरी में। नहीं, एक कहावत सभी समाजों का है ना हमको अच्छा प्यार मिलता है।
दान करो तो दुआ मिले, और दान करें आप रोजाना तो रोज आपको दुआ मिले। यही एक लक्ष्य लेके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कहता है कि आप काम करते रहिए, प्रचार मत कीजिए, प्रचार तो अपने आप होगा, शायद आप उसी लक्ष्य को लेके आगे बढ़े हैं। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सफरनामा दूरदर्शन पे। कटारा जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। सफरनामा में एक सवाल जरूर उठता है, वो है आत्मनिर्भर भारत को लेके। हम सभी चाहते हैं कि भारत के हर एक नागरिक शिक्षित हो, सुरक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। इस प्रयास को लेके प्रधानमंत्री ने बहुत सारे योजनाएं भी, स्किल इंडिया की बात करें या फिर मुद्रा बैंकिंग या जनधन योजना, जिससे महिलाओं युवाओं को भी फायदा हुआ है। क्या आपको लगता है ये हकीकत में एक नारा है या सच्चाई है? देखिए, ये बहुत सच्चाई है और वो भी दिल की गहराइयों से सच्चाई है, क्योंकि ऐसा काम आज दिन तक किसी प्रधानमंत्री ने या देश में किसी नेता ने किया ही नहीं और नई योजना इसी प्रकार की लाया ही नहीं। अब जनधन का खाते की बात करूं कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर बैंक जाना भी मुश्किल, यानी कि हमारा कोई व्यक्ति इतना भयभीत होता था कि किसी ऑफिस में जाना तो उस अफसर से मिलना या तो जूते बाहर कितने दूर निकाल करके फिर धीरे दुबक के जाना और इस फिर प्रकार रिश्वत की देना। और रिश्वत की बात आती तो वो गरीब आदमी कहाँ से दे पाएगा, ये परिस्थिति थी। और भ्रष्टाचार इतना अधिक लग रहा था कि साधारण आदमी काम भी नहीं करा सकता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना जनधन खाते की खुलवाने की बात करी, प्रारंभ में तो हमको बहुत कष्ट हुआ, लेकिन हम सब साथ में गए और खाते खुलवाए भी सी। सरकार की योजना के अनुसार अफसरों ने भी इसको मदद की और खाते खुले, जनधन के खाते खोल करके उसके अंदर जब पैसा पड़ना शुरू हुआ तो उन्होंने गलत, कुछ विपक्षी लोग थे, कुछ को नहीं चाहते थे कि ये हो जाए ताकि हमारी दुकानदारी बंद हो जाए, इसलिए वो गलत प्रचार प्रसार भी करते थे। लेकिन जब पैसा अंदर घिरा और उसके अंदर पैसा मिला और पैसा निकालते, नरेगा का पैसा है, अपनी मजदूरी का, आत्मनिर्भर का जो छोटी मोटी अपनी काम की बात करते हैं वो, ये सब योजनाओं का पैसा उसके अंदर आता है। तो निकालने के बाद उसको पता लगा कि मैं ये महिलाएं भी कहने की ये मैं ऐसा हो सकता है क्या। अब धड़ल्ले से वो महिलाएं जाती हैं, लाइन में खड़ी रहती है अनुशासित तरीके से, और ई मित्र वाले जाती हैं और वहाँ पर खाते में से पैसा निकाल के लेती है, पति की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, आदिवासी हो, हम जानते हैं कि जब हम कहते हैं कि उनको आत्मनिर्भर बनना चाहिए तो व्यवसाय की आवश्यकता है। व्यवसाय के साथ साथ रोजगार कैसे उनको दें। थोड़े लोग हैं जो शिक्षित हैं, जिनको मौका भी मिल सकता है स्किल इंडिया के निमित्त या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के निमित्त, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सिर्फ हुनर है। तो आप क्या करते हैं कि उनको आगे समाज में एक तरफ से उनको भी एक मौका दें? देखिए, अभी तो स्थिति ये है कि पढ़ाई लिखाई, मैं कह रहा हूँ कि हर आदिवासी वर्ग का छोटे से छोटा व्यक्ति हो तो भी, भले पैसा नहीं हो तो भी वो स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है। और पढ़ लिख करके कोई ग्रेजुएट हैं, कोई क्या है, कोई पता नहीं, कोई बीएड एसटीसी सब करके बैठे हैं और कुछ लोग नौकरी भी पाई है और बड़े होशियार, उनके बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं। अब एसएचजी स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं इसके अंदर, उसके अंदर आप देखेंगे तो बड़ी अच्छी संख्या में महिलाएं जाती हैं और बहुत अच्छा हिसाब किताब भी करते हैं। उसके अंदर लीडरशिप भी अच्छी है और हमारे कई शेड्यूल एरिया के अंदर 100% आरक्षण सरपंच से लेकर के प्रधान, एमएलए, एमपी का और जिला प्रमुख का वो आरक्षण
प्रधान का ये सब का आरक्षण है, उस नाते जो बोलने नहीं आता था और 5वीं पढ़ी लिखी है, कुछ नहीं आता था, वो भी हिंदी में बोल करके फिर अपनी समस्या को विकास अधिकारी को बताया, जिला कलेक्टर के यहाँ बैठ करके बातचीत करती है। और अब ऐसा जनरेशन ये 5, 10, 15 साल के अंदर जिसकी स्थिति हुई है वो बहुत शैक्षिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़े। और उस कारण से आज हम ये नहीं कह सकते कि बहुत कुछ इस क्षेत्र के अंदर इस योजनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत समझ पा रहे हैं और योजनाओं का बहुत लाभ इसमें ले रहे हैं। आवास का लाभ है, पीएम आवास का लाभ है, यानी कि इस क्षेत्र के 2-2 लाख, 2.25 लाख आवास हमारे यहाँ बने, जो किसी ने सपने में भी नहीं देखा कि ये सब पक्का आवास हमको मिल सकता है क्या। क्या आप मानते हैं कि लाभार्थी का बहुत एक ना सिर्फ फायदा होता है लेकिन एक उपलब्धि भी, क्योंकि जब किसी को घर मिल रहा है आवास योजना के निमित्त या शौचालय मिल रहा है या फिर शिक्षा मिल रही है या फिर आयुष्मान भारत की हम बात करें, तो वो परिवार आपके साथ जुड़ जाता है। बिल्कुल, आज मैं कह रहा हूँ कि भी आवास, शौचालय ये तो बने तो लोग बाग कह रहे हैं कि वाकई में हमको बहुत अच्छा लाभ मिला और मोदी जी ही दे सकते हैं इनका नाम से जाने का। किसने दिया? तो मोदी जी ने। गरीब कल्याण की योजना की बात है तो उसके अंदर गेहूँ किसने दिया? तो मोदी जी आज 3 साल से खिला रहे हैं। और हमारे जो मेडिकल की दृष्टि से इस क्षेत्र में जो जिस प्रकार का योजना चली है और उसके अंतर्गत भी आज मैं जैसे ही वो कोई आता है, कोई कैंसर की बीमारी वाला है, कोई आता है तो प्रधानमंत्री जी के नाम से चिट्ठी लिखते ही उसके अंदर इसको लाभ मिलता है। किसी का 5 लाख, किसी का 2 लाख, अपनी उस बिल के आधार पर तत्काल कार्रवाई होती है और तत्काल मुझे रेस्पॉन्स होता है। और इसमें भी ये भी हो रहा है कि इसमें ये कमी है, इसको पूर्ति करके जल्दी भेजो तो हम इस बात की व्यवस्था करा लें। ऐसा तो शायद कभी भारत के इतिहास में तो कभी नहीं हुआ है। जी, आप संसद में जो मुद्दे उठाते हैं, क्या आप उसको उजागर करना चाहेंगे? क्योंकि सफ़रनामा पे बहुत सारे युवा और महिला जो देखते हैं इस कार्यक्रम को सोचते हैं कि राजनीति ना बबाना, बहुत दूर रखना है और नेतागण से तो कोई इंटरेक्शन भी नहीं करना है। ये छवि बदलने के लिए आपने क्या कुछ किया है या कुछ मुद्दे उठाए हैं एज अ पार्लियामेंटेरियन? देश की आज़ादी के बाद पार्लियामेंट में हो चाहे असेंबली में हो, 10, 15, 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि इसके पहले जितने भी हुए सांसद हुए या एमएलएज हुए अपने अपने क्षेत्र में, वो कभी कोई बात उठाते नहीं थे क्योंकि रिजर्व सीट थी, टिकट दे दी, जीत के तो चले गए, लेकिन वो अपने संसद में या विधानसभा में कोई प्रश्न उठाते नहीं थे। लेकिन जब ये आना शुरू हुआ, हम जैसे मैं संसद बना राज्यसभा 1994 से 2000 तक, माननीय अटल जी के समय में नरसिंह राव जी थे, दोनों का काल मैंने देखा। उस समय में मैंने प्रथम बार रेल का प्रश्न उठाया था, हमारा बांसवाड़ा से अहमदाबाद वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा, और उस समय से अब तक संघर्षरत हूँ। और उसके अंदर कितने ही बार मैंने नियम 377 के अंदर ही बोला, 0 आवर्स में बोला, और सब प्रकार से बोलते बोलते मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि अभी हुआ, अभी डूंगरपुर में असरवा रेल ट्रेन पे हमारे असरवा से जयपुर तक ट्रेन हुई, इसके साथ 10 ट्रेनें। उसके अलावा फिर अभी ऐसे रेल मंत्री जी हैं, मैं शायद पहली बार ऐसे मैंने कई रेल मंत्री देखे मेरे इस 2 काल राज्यसभा का और इसमें, लेकिन ऐसे रेल मंत्री जी प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं जो अश्विनी जी वैष्णव, उनके पास में तुरंत गया कि देश की आज़ादी 60 साल हो गए और विपक्ष कांग्रेस का राज रहा, हमने भी बात देखी उसमें कहा, लेकिन इसके बाद में भी रेल नहीं हुई हमारी। तो उन्होंने क्या सुना कि हमारे मजदूर, किसान और जितने व्यापारी उद्यमी जितना आना चाहते हैं जी, अहमदाबाद से आना चाहते हैं, बॉम्बे से आना चाहते हैं, बाहर से आना चाहते हैं कि इस आदिवासी बेल्ट में कुछ लगे, लेकिन रेल की सुविधा है, उसमें रॉ मटेरियल नहीं आने की वजह से बड़ी परेशानी रहती थी। और उस कारण से ये बात उन्होंने समझा कि वाकई में ये तो बात बहुत अच्छी है। और होली दिवाली पे लोगों को इतनी परेशानी थी, नहीं ये तो मानना ही पड़ेगा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, रेलवेज हो, एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स की बात करें तो कनेक्टिविटी छोटे से छोटे क्षेत्र से भी हुआ है। आप हमें बताएं कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र का इतिहास क्या है? देखिए, जब ये बात करें ना मैं कि हमारा ये रेल से जुड़ना चाहिए, तो अश्विनी जी वैष्णव जैसे कहा कि नहीं भाई साहब, मैं आपकी बात सुन गया, और उन्होंने राजस्थान सरकार का शेयर होता है लेकिन उन्होंने जमा नहीं कराया, तो मैं अपने मत से अपने विभाग का शुरू कराता हूँ। तो ये बहुत बड़ा ने डूंगरपुर बांसवाड़ा की स्थिति देख करके हमारे यहाँ पर डूंगरपुर में कालीबाई, नानाबाई खाट, ऐसे ऐसे वीर और सामाजिक रूप में ऐसे आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी
महान व्यक्तित्वों का जन्म हुआ और देश के अंदर अब जाने जाते हैं कि वास्तव में कालीबाई ने अपने गुरु के प्रति क्या बलिदान दिया। और अंग्रेजों ने जिस तरह से घसीट करके ले जा रहे थे दराती से, उन्होंने रस्सी को काट दी और अपने गुरु को बचा लिया। इसी तरह से यह डूंगरिया भील के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर के अंदर महाराजा नागेंद्र सिंह जी जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश के न्यायाधीश रहे और उसके राज सिंह जी डूंगर क्रिकेटर रहे। बांसवाड़ा के अंदर बांसिया भील के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ा इतिहास लंबा है इसका कि वहाँ पर NPCL का जो है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट का देश में नंबर 1 होने जा रहा है। 41,000 करोड़ से भी ऊपर माही का पानी है और माही के बांध के कारण लेकिन राजस्थान में पानी की बड़ी समस्या है, इसको लेके आपने क्या प्रयास किया? राजस्थान में पानी के लिए हमने बहुत प्रश्न भी उठाए। हमारे बेल्ट में माही नदी का पानी होते भी इंटीरियर एरिया में कुछ पहुंचना है। छोटी सरवन है, हमारा दानपुर क्षेत्र का है, डूंगरपुर में हमारा पूरे पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर रास्तापाल, गंदवापाल, उस तरह से कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता। उसके लिए भी हमें बार बार संसद में 377 0 ओवर में और अपने जब बजट का सत्र था उसके अंदर प्रश्न उठाता रहा हूँ। और मुझे आज खुशी इस बात की है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में आज जो जल शक्ति के अंदर जल हर घर में नल में पानी और इस प्रकार की योजना से बड़ी बड़ी टंकियां बन रही हैं। लेकिन थोड़ा सा हमारे ही बेल्ट में ये BSR बढ़ने की वजह से प्रयास थोड़े अभी कम किए जा रहे हैं। इसके लिए हमने कहा कि बहुत गति बढ़ाओ और उसके अंदर हर घर में 2024 तक पानी को पहुंचाना है। ये बहुत हमारा प्रयास चल रहा है। जाते जाते कटारा जी 2 सवाल है। एक, जब आप सक्रिय रूप से राजनीति में उपलब्धि आपने तो पाई है, लेकिन जब आपको एक समय मिलता है, थोड़ा सा समय, आप क्या करते हैं? आपके हॉबीज़ क्या है? समय मिलता है तो मैं तो एक तो कृषि करता हूँ, खेती करता हूँ जी। पिताजी भी यही करते थे जी। और वृक्षारोपण का मेरा बड़ा शौक है। मैंने अभी 5000 सागवान भी लगाए हैं, हाथ से लगाए। और चंदन का, आम के, अमरूद के ऐसे पौधे भी मैंने खेतों में लगाए हैं। और इसके अलावा हमने अभी जो खेती में अभी जो कर रहे हैं, अन्य अन्य सब फसलों को भी हम कर रहे हैं। और जो हमारा खेती की योग्य जो किसान है, जो मैं जो करता हूं, तो दूसरों को भी प्रेरणा देने का काम क्या आप भी करें तो वो भी अपना करते हैं। खाली समय में साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन और ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना और ये सब मैं विद्या निकेतन स्कूल में था, इसलिए सब बच्चों को प्रार्थना सभा कराता था और स्वयं ही इसके अंदर रुचि लेता था। वो खाली समय में हम बैठते हैं, घर में बैठते हैं तो हम बातचीत के माध्यम से ये भी काम करते हैं, खेती भी करते हैं। ऐसा पूरा आनंद हम लेते हैं लोगों के साथ। और जाते जाते जनजातियों के लिए आपका संदेश क्या है? आप हमारे सफ़रनामा के दर्शकों को बताएं। मैं जनजाति समुदाय के भाइयों को और जो पिछड़े लोग हैं सब वर्गों में से, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह भूतो न भविष्य ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास के माध्यम से जो सबका विश्वास जता करके जो काम देश के अंदर कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और इन योजनाओं को समझें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। और इस देश के अंदर हमारा जो आने वाला भविष्य हम देखना चाहते हैं कि हमारा यह देश आगे बढ़े, उसके अंदर हमारी भूमिका अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार का मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कटारा जी और आपको बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आप जैसे मिसाल ही आते रहें हमारे कार्यक्रम में ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे कटारा जी, जिन्होंने अपने प्रोफेशन की शुरुआत अध्यापक के रूप में किया, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए संघर्ष किया और इन्होंने सामाजिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में किया। आज बहुत सारे सांसद हैं जो कटारा जी के जैसे काम करते रहते हैं आदिवासी क्षेत्र में और उनका नेतृत्व इन दौरान हमने देखा है कि एमएलए हो, मंत्री हो, राज्यसभा के सांसद हो या वर्तमान में जैसे लोकसभा के सांसद के रूप में, यही एक लक्ष्य कि हम काम करते रहें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नेता से, जानेंगे उनके राजनीति के बारे में, उनके कहानियां के बारे में और उनके सफ़र के बारे में। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं हूं शाइना एनसी, दूरदर्शन के लिए।